Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 11 of differential geometry. अभी तक जो हमने चीज़ें की हैं उसमें लास्ट लेक्चर में हमने given any curve how to calculate the speed of the curve. उसके बाद हमने ये देखा था कि how we can reparameterize any curve such that the speed of the curve becomes unit, और इसको हमने कहा था unit speed curve. उसके बाद हमने वेक्टर फील्ड्स ऑन कर्व की डेफिनेशन की थी. वेक्टर फील्ड्स ऑन R3 की हमने ऑलरेडी डेफिनेशन की हुई थी उससे पहले. व्हाट इज अ वेक्टर फील्ड ऑन R3? इट इज अ फंक्शन दैट असाइंस ईच पॉइंट ऑन R3 ए वेक्टर. और उसके बाद हमने वेक्टर फील्ड्स ऑन कर्व्स को देखा था कि व्हाट आर वेक्टर फील्ड्स ऑन कर्व्स. अगर कर्व के हर पॉइंट पे मुझे एक वेक्टर मिल जाए तो उसको हम कहते हैं इट्स ए वेक्टर फील्ड ऑन द कर्व. और इसकी हमने एग्जांपल्स की थी. फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट फील्ड. अगर मैं किसी भी कर्व पे के हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ तो बेसिकली इट विल असाइन ए वेक्टर एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व. सो इट इज़ ए वेक्टर फील्ड ऑन द कर्व. उसके बाद हाउ टू डिफ्रेंशिएट दीज वेक्टर फील्ड्स और जो रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन थे वो हमने किए थे. आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द टॉर्शन ऑफ द कर्व, व्हाट इज कर्वेचर ऑफ द कर्व, हाउ टू स्टडी कर्व्स, द बेंडिंग ऑफ द कर्व एंड अदर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट सेक्शन में हम कर्वेचर की डेफिनेशन करेंगे. उसके बाद हम फ्रेम फील्ड को देखेंगे. ये बेसिकली एक फ्रेम फील्ड है जो कि कर्व की प्रॉपर्टीज को रिकॉर्ड करता है. तो इस फ्रेम फील्ड में ज़्यादातर जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कर्व्स की वो आप रिकॉर्ड रख सकते हैं. उसके बाद फ्रेने फार्मूलाज जो कि हेल्प करते हैं हमें कंप्यूटेशंस में. और उसके बाद हम लास्ट में एक एग्जांपल करेंगे यूनिट स्पीड हेलिक्स की, और इस एग्जांपल के लिए हम वो तमाम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे जो आज हमने डिफाइन की होंगी. सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. व्हाट इज़ द एम ऑफ द लेक्चर? कर्व की बेंडिंग और टर्निंग ये तो हम इजीली डेली लाइफ में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल कौन सी कर्व में बेंडिंग ज़्यादा है. सो फॉर एग्जांपल इस कर्व में कर्वेचर कम है और इस कर्व में कर्वेचर ज़्यादा है और इस कर्व में बहुत ज़्यादा है कर्वेचर. सिमिलरली जो टर्निंग फैक्टर है वो इस कर्व में बहुत ज़्यादा, इस कर्व में रिलेटिवली कम है और इस कर्व में टर्निंग जो फैक्टर है वो कर्व का रिलेटिवली कम है. So we can see the geometry of the curves by just looking at them. लेकिन आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल टूल्स डिफाइन करेंगे जो कि इन तमाम चीज़ों को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद द कर्वेचर. सो कर्वेचर के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी वेक्टर. ये हमें ऑलरेडी पता है बीटा प्राइम. और वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? बेसिकली कोई सी भी कर्व गिवन है उसमें जो वेलोसिटी वेक्टर है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट वेक्टर. इसमें दो चीज़ें आप नोट करें. सबसे पहली बात तो ये कि हम यूनिट स्पीड कर्व ले रहे हैं. आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट स्पीड कर्व्स के साथ डील करेंगे. उसके बाद हाउ वी कैन एक्सटेंड दीज रिजल्ट्स टू जनरल कर्व्स ये हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. सो आज के लेक्चर में जब भी कर्व बीटा लिखा होगा तो इसका मतलब है it's a unit speed curve beta prime. So what is unit speed curve? So let me recall unit speed curve if beta prime norm is equal to 1, and this velocity is called the unit tangent vector field. So why this is called unit tangent vector field? सबसे पहली बात तो ये है कि बीटा प्राइम इज टेंजेंट टू द कर्व, सो इट इज टेंजेंट. और सेकेंडली सिंस वी आर टेकिंग यूनिट स्पीड कर्व्स सो दिस इज ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड, क्योंकि टी का जो नॉर्म है उसकी लेंथ है हमेशा 1 होगी बिकॉज टी इज इक्वल टू बीटा प्राइम एंड बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्पीड कर्व दिस इज 1. सो दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर field on beta, and this is a vector field. What is a vector field? Vector field on a curve is a function that assigns a vector
to each and every point on the curve. So क्योंकि हम कर्व के हर पॉइंट पे टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, so that is why this is a vector field, and this is tangent vector field क्योंकि हम tangents को ले रहे हैं on the curve. And once again, why this is unit tangent vector field? Because the norm of t is always 1, because it's a unit speed curve. Okay, so for example, if alpha of t is given as sin t, cosine t and 1, then alpha prime t is equal to cosine t, sin t, minus sin t and 0. And this is the unit tangent vector field on beta, and this curve is unit speed because we can see that alpha prime of t norm is equal to 1 for every value of t. So it's a unit speed curve. और इस केस में unit tangent vector field कैसे डिफाइन करते हैं? That's how we define, and it will assign a vector to each and every point on the curve. Next, let's say I want to calculate the rate of change of bending. So एक कर्व है, उसकी मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि ये किस रेट से बेंड हो रही है कर्व. वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट कि जो टेंजेंट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन में चेंज आएगी. सो ये इस डायरेक्शन में, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में हो गया, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में हो गया, और ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. इस डायरेक्शन की चेंज से मैं कर्व की जो बेंडिंग है वो काउंट कर सकता हूँ. सो बेसिकली अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट ले लूँ, व्हाट इज टी प्राइम? दिस इज जस्ट डी टी बाय डी एस. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो अगर मैं उसका रेट ऑफ चेंज ले रहा हूँ, ये ना सिर्फ मुझे उसके मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस आएगा वो बताएगा, लेकिन इस केस में उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है, बल्कि ये उसकी जो डायरेक्शन में चेंज आ रही है वो भी बताएगा. इस केस में क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है, तो उसमें जो चेंज है उसमें कोई फर्क नहीं होगा. तो डायरेक्शन में जो चेंज आएगी वो मुझे बताएगा टी प्राइम. सो टी प्राइम will exactly give me the change in the direction of the tangent vectors, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि कर्व कितनी बेंड हो रही है. So this is basically the bending of the curve. So that is why this is called curvature vector field. So why this is called curvature vector field? Because this is giving me the rate of change of the direction of the tangent, or in other words, this is recording the curvature of the curve. So that is why this is called the curvature vector field, because corresponding to each and every point we record the rate of change of vector. Also, we know that what is norm of t? This is equal to 1. And if norm of t is equal to 1, then we can say that t dot t, which is norm square, this is also equals to 1. And we can see that if t dot t is equal to 1, then we can differentiate both sides, and this will give us t dot t prime plus t prime dot t prime dot t equals to 0, and this will give us t prime dot t is equal to 0. So in other words, ये जो आपने कर्वेचर वेक्टर फील्ड निकाला है, this beta prime, this is always orthogonal to the tangent vector. So tangent vector आपके पास ये है, which is beta prime, और beta double prime आपने कैलकुलेट किया, तो beta prime और beta double prime में हमेशा 90 डिग्रीज का एंगल होगा. A vector field v on beta is called normal to beta if v dot beta prime is 0. किसी भी कर्व पे अगर मैं एक ऐसा वेक्टर फील्ड डिफाइन करूं which is orthogonal
to the tangent vectors. So what is beta prime? So let's say this is curve beta, then beta prime is basically in the direction of the tangent vector. और कोई सा भी ऐसा वेक्टर फील्ड जो कि let's say ये एक वेक्टर फील्ड है y, और y of t is basically given like this, and the angle between y and t and beta prime is always 90 degrees, then we say that this is normal to beta. ये भी एक एग्जांपल है. हम एक और ऐसा वेक्टर फील्ड डिफाइन कर सकते हैं जिसमें ये बीटा प्राइम है और ये कोई और वेक्टर फील्ड है z ऑफ t, और इसका और बीटा प्राइम का एंगल भी 90 डिग्रीज है. सो y of t and z of t are basically normal to beta. So once again, अभी हमने क्या प्रूव किया? t dot t prime is equal to 0. In other words, t is perpendicular to t prime, or in other words, t is basically beta prime and t prime is beta double prime, and they are perpendicular to each other, they are orthogonal to each other. So we can just say that the curvature vector field, which is t prime or beta prime, this curvature vector field is normal to B because the angle between t prime and t is 90 degrees. And since the angle is 90 degree, we can say that it's a normal vector field. So the angle between this beta double prime and this beta is always 90 degrees. And so the curvature vector field is normal to beta. Now we can define curvature of the curve. What is a curvature? It's a function from I to R defined by k of t is equal to norm of t prime of t. So once again, this is norm of rate of change of tangent vector. क्योंकि हम यूनिट स्पीड कर्व ले रहे हैं तो जो norm of t है वो हमेशा 1 है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रही. So जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, it will give you the rate of change of the direction, और उस rate of change को अगर हम norm ले लें, उसका मैग्नीट्यूड ले लें, it will give me the curvature, it will give me a scalar quantity which we call the curvature function, and this is the curvature function of beta. So for example, corresponding to a value t on the curve, so let's say this is the curve beta, and at this point beta of t, I can calculate tangent vector. So let's say this is the direction of the curve, I can calculate the tangent vector. So at this point this is tangent vector, and then I can calculate the rate of change of tangent at this point, and it will give me the curvature. If I just take the norm of dt by ds, it will give me a curvature. Basically it will give me a quantity which measures the rate of change of bending, क्योंकि dt by ds rate of change of direction of tangent vector है, तो वो जो डायरेक्शन में चेंज आ रही है उसको ये रिकॉर्ड कर रहा है, और जितनी ज़्यादा डायरेक्शन में चेंज आएगी उतना ही बड़ा ये नंबर होगा, और जितनी कम डायरेक्शन में चेंज आएगी उतना ही छोटा ये नंबर होगा. फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कर्वेचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट. सो इन दोनों पॉइंट्स के मुकाबले में कर्वेचर कौन से पॉइंट पे ज़्यादा है? इस पॉइंट पे. सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंपेयर करूं, वंस अगेन इस पॉइंट पे कर्वेचर ज़्यादा है. एंड सिमिलरली इन जनरल वी कैन से दैट अगर कर्वेचर की वैल्यू कम है, then the curve is close to a straight line. And similarly, if k is large, then the turn in the curve is sharp. वो जो tangent की direction में change है वो ज़्यादा हो रही है. So for example, in this case, ये tangent vector है, ये tangent vector है और ये tangent vector है. इस केस में आप देख सकते हैं tangent की जो direction है बहुत तेज़ी से change हो रही है, लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो it's even very hard to notice that there is a change in the direction of tangent. It's very hard to notice. There is a little change in the direction of the tangent. So उस direction के जो rate of change है
वो इस केस में कम है. सो कर्वेचर इज स्मॉलर. सो कर्वेचर इज स्मॉल. लेकिन इस केस में curvature is big. So basically we have a function that records the rate of change of the direction of the tangent vector, और उसको हम curvature का नाम दे रहे हैं. और जब direction में change कम है, in other words curve is close to the straight line, then the curvature is small. Or when the turn or the rate of change of direction is higher, or in other words जो tangent vectors हैं वो तेजी से अपनी direction change कर रहे हैं, then the curvature is higher and the curve is bending too much. Now we can define what is principal normal. Once again जब भी बीटा लिखा होगा इसका मतलब है unit speed curve है. And let k is greater than 0. और ये हमने क्यों assume किया, क्योंकि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे k से डिवाइड करने वाले हैं. और जैसा कि हमें पता है what is kappa, the curvature is basically norm of t prime. So this is greater than or equal to 0 because this is length of some vector. So this is greater than or equal to 0. लेकिन हम जो 0 वाली कंडीशन है वो निकाल रहे हैं. So kappa is not equal to 0 and hence this is greater than or equal to 0. So that is the curve is never straight. So जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो कर्वेचर है वो रिकॉर्ड करता है आपकी कर्व की बेंडिंग को. So अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा, there is no bending. So at this point what is tangent? So at this point this is tangent vector, at this point this is tangent vector, and at this point this is tangent vector, and we can see that there is no change in the direction of the tangent vector. And if there is no change in the direction of the tangent vector, then the curvature is 0. So in this case kappa is 0. And then in this case we define the principal normal vector as t prime over k. So in other words this is equal to t prime. What is kappa? The norm of the t prime. And we know that if I divide a vector t prime with its magnitude, it will give me a unit vector. So we can also see that what is norm of n, this is equal to norm of t over norm of t prime. So this is equal to norm of t prime over norm of t prime, this is equal to 1. And norm of t prime is not equal to 0 because we assume that this is not a straight line. So it is a unit vector, and corresponding to every point on the curve we have a unit vector, and hence by the definition of the vector field it is a vector field on the curve. We can just say that it is principal normal vector field. अब ये जो नॉर्मल है ये क्या चीज रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे कि हमने देखा कर्वेचर रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट काउंट कर रहा है. इन अदर वर्ड्स उसकी जो टर्निंग है वो काउंट कर रहा है. ये नॉर्मल वेक्टर आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? बेसिकली लेट्स से आपकी जो कर्व है ये बेसिकली पाथ है एक एरोप्लेन का. अब एरोप्लेन अगर स्ट्रेट जा रहा है देयर इज नो कर्वेचर, इट इज गोइंग वेरी स्ट्रेट. लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता, एरोप्लेन अपना एक कर्वी पाथ फॉलो करता है. सो लेट्स से मैं किसी भी पॉइंट पे प्लेन की जो पोजीशन है उसको ऑब्जर्व करता हूं. अब हाउ वुड आई नो कि इस पॉइंट के आगे अगर प्लेन जो है वो सीधा नहीं जा रहा, देन इट हैज टू आइदर गो लेफ्ट और राइट, क्योंकि अगर बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा तो यहां से या लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा. सो विच डायरेक्शन इज गोइंग टू बी. सो जो नॉर्मल वेक्टर है ये आपको डायरेक्शन बताता है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. सो फॉर एग्जांपल इस केस में जो एरोप्लेन है वो यहां से आप देख सकते हैं थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जाएगा. उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करूं तो ये मुझे ये वाली डायरेक्शन देगा, क्योंकि यहां से
मैं इजीली बता सकता हूँ कि जो नॉर्मल वेक्टर है बेसिकली इस डायरेक्शन में है, सो जो प्लेन है यहाँ से अपनी राइट साइड पे जाएगा, सो इस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, इस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, तो यहाँ से जो प्लेन का ड्राइवर है, जो पायलट है, वो बेसिकली इसको इस डायरेक्शन में मोड़ेगा ताकि प्लेन इस डायरेक्शन में चला जाए। सो बेसिकली नॉर्मल वेक्टर जो है आपको वो डायरेक्शन देता है जिस डायरेक्शन में कर्व ने टर्न लेना होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायनॉर्मल वेक्टर फील्ड। सो दिस इज अ वेक्टर फील्ड क्योंकि इट विल associate a vector to each and every point on the curve. So by definition of the vector field on a curve, it is a vector field. And how do we define this binormal vector field? हर पॉइंट पे हमें पता है एक टेंजेंट वेक्टर है जो कि हमने डिफाइन किया बाय बीटा प्राइम, और हमने नॉर्मल वेक्टर डिफाइन किया विच इज बेसिकली टी प्राइम ओवर कैपा और टी प्राइम ओवर norm of t prime. So it will give a unit vector in the direction of beta prime. And so if I take cross product of these two vectors t and n, it will give me a vector which is orthogonal to both b and t. So the angle between b and t is 90, angle between b and n is 90, and we have seen that angle between t and t prime is 90 degrees. So the angle between t and t prime over t prime mod is equal to 90 degrees. So this implies the angle between t and n is 90 degrees. So angle between t and n is 90 degrees, ये हमने यहाँ से derive किया. Angle between t and b is 90 degrees because it is the cross product of t and n. And the angle between b and n is 90 degrees because it is the cross product of t and n. और हमने ये भी प्रूव किया हुआ है that the norm of t is 1 because it is unit tangent vector, and norm of n is 1 because it is unit normal vector, and the norm of b is 1 because this is the cross product of two unit vectors and the angle between them is 90 degrees. So if beta is a unit speed curve in R3 with the curvature strictly greater than 0, in other words, we are not talking about a straight line, then the three vectors t, n and b, and in particular they are also vector fields because they give unit vectors at each and every point on the curve. So these are vector fields, and these three vector fields on beta are unit vectors that are mutually orthogonal at each point. So it is a unit speed curve. So let me revise this. So beta prime norm is equal to 1. Also we have seen that what is unit normal vector or principal normal vector. This is t prime over kappa, which is equal to t prime over norm of t prime, which is equal to 1. Similarly, what is norm of b? This is equal to norm of t cross n, which is equal to norm of t, norm of n into sine of the angle between them, and angle between t and n is 90 degrees. So this is equal to 1 into 1 into 1 is equal to 1. Similarly, t dot t is equal to norm of t square is equal to 1. So by differentiating both sides, we will get t dot t prime plus t prime dot t is equal to 0. So this becomes 2t dot t prime is equal to 0. So this implies t dot t prime is equal to 0. So which implies t dot t prime over norm of t prime is equal to 0, and this implies t dot n is 0,
which implies the angle between t and n is 90 degrees. और ये चीज़ हमने यहाँ यूज़ की है. Similarly, since b is equal to t cross n, so this implies b is perpendicular to t and b is perpendicular to n. So at any point on the curve, tangent, normal and binormal is basically set of three unit vectors which are mutually orthogonal. So this triplet TBN is called Frenet frame field on beta. So given a unit speed curve, I can define what is unit tangent vector, I can define what is unit normal vector, and I can define what is unit binormal vector. और जैसा कि हमने देखा था, जो t है उसका जो रेट ऑफ चेंज अगर हम लेंगे तो कर्वेचर आएगा. सिमिलरली आज के लेक्चर में हम ऑनवर्ड्स देखेंगे कि ये आपको कर्व का टॉर्शन भी देगा, ये जो कॉम्बिनेशन है टी बी और एन का. इसी तरीके से कर्व की जो ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये जो आपका ट्रिपलेट है टी बी एन इसमें दर्ज है. सो कर्व की कोई सी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होगी वो आप इस टी बी एन से डिराइव कर सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ टी बी एन को लिखा जा सकता है उनको. सो इसका ये मतलब है दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट ऑफ वेक्टर फील्ड्स ऑन ए यूनिट स्पीड कर्व. सो गिवन ए यूनिट स्पीड कर्व, अगर आपने टी बी और एन को कैलकुलेट कर लिया, you can almost derive all the geometrical properties of the curves. So you can derive the curvature, you can derive कौन सी डायरेक्शन में आपने कर्व को बेंड करना है. So जैसा कि हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि हमारे इर्द गिर्द there are many examples of curves. For example, अगर कोई परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है तो वो एक कर्व को फॉलो करता हुआ जा रहा है. अगर एक एरोप्लेन मूव करता हुआ जा रहा है तो वो एक कर्व को फॉलो कर रहा है. अगर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है तो वो एक कर्व को फॉलो कर रहा है. और अगर एक कार मूव कर रही है वो भी एक कर्व को फॉलो कर रही है. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ कर्व्स एंड वी ऑलवेज वांट टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ द कर्व. कर्व में कितनी बेंडिंग आएगी, कर्व में कितना टॉर्शन होगा, कर्व अब इसके बाद लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम जानना चाह रहे हैं कर्व्स के बारे में. और ये तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो इस फ्रेने फील्ड में रिकॉर्डेड है, वो यहाँ से डिराइव की जा सकती हैं. एंड दैट इज़ वाई दिस फ्रेने फ्रेम फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम यूनिट स्पीड कर्व्स को डील कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम रिजल्ट्स को हम इन जनरल तमाम कर्व्स के लिए डिराइव कर सकते हैं. ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे. इससे पहले हमने एक और फ्रेम फील्ड किया था किसी भी पॉइंट पे. सो गिवन एनी पॉइंट हमने नेचुरल फ्रेम फील्ड u2 of alpha of t and u3 of alpha of t. So in other words, given any curve, so let's say ये एक कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पे मैं तीन यूनिट वेक्टर्स लेता हूँ. So let's say this is x axis, y axis and z axis. So I can take a unit vector in the direction of x axis and let's say this point is alpha of t, then this is u1 alpha of t. Similarly I can define u2 of alpha of t, which is a unit vector parallel to y axis. Similarly I can define u3 of alpha of t, which is parallel to z axis. आज के लेक्चर में हमने एक और फ्रेम डिफाइन किया है. एंड व्हाट इज दिस फ्रेम? सो एट एनी पॉइंट मैं टेंजेंट वेक्टर डिफाइन कर सकता हूँ. आई कैन डिफाइन नॉर्मल वेक्टर एंड आई कैन डिफाइन बायनॉर्मल वेक्टर. सो दिस इज ए ट्रिपलेट जो कि तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं एंड दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एज वेल. So this is another frame at the point, and this frame is important because it records, it keeps most of the information about the geometry of the curve.
So that's why this frame field is very important. So next we will derive some formulas, and this will help us to easily compute basically the curvature and some other properties of the curves. So what is derivative of t prime? We know that the unit normal vector is t prime over kappa. So from here we can see that t prime is equal to kappa into n, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, this is t prime norm into n, and this k is basically curvature. This is Greek alphabet called kappa. Similarly, we can derive what is b prime, where b is the binormal. So b is equal to t cross n. Now at a point alpha of t, we have a frame, and what is the frame? Unit tangent vector, unit normal vector, and unit binormal vector. So we have a frame. So frame means these are three unit vectors which are mutually orthogonal. So अगर कोई सा भी vector हो with the initial point alpha of t, or in other words कोई सा भी vector लें which is tangent to R3 at point alpha of t, then we should be able to write it down as a combination of t, n and b. So I can write down a is equal to at plus bn plus cb. But how to find this a, b and c? ये हमने पिछले lectures में किया था. We can easily find this a, b and c given a frame at a point. How to calculate this? In this case, a is equal to, so a dot t into t plus a dot n into n plus a dot b into b. So that's how we calculate these coefficients a, b and c. So a is equal to a dot t, b is equal to a dot n, and c is equal to a dot b. So b prime, which is the derivative of the binormal vector, it is a vector which is element of this tangent space to R3 at point alpha of t. Now how to calculate or how to write down this b prime in terms of t, n and b? So using this result, we can say that this is equal to beta prime dot t into t plus beta prime dot n into n plus beta prime dot b into b. Now let's calculate beta prime dot b. So we know that norm of b is equal to 1 because it's a unit binormal vector, and so this implies b is equal to, so b norm square is equal to b dot b is equal to 1. अगर मैं इन दोनों sides का derivative ले लूँ, it will give me b dot b prime plus b prime dot b is equal to 0, and this implies 2b dot b prime is equal to 0, and this implies b dot b prime is equal to 0. So this quantity is 0. So we just calculated that this quantity is equal to 0, and it is derived from here. Similarly, how to calculate b prime dot n? So we know that b dot t is equal to 0 because the angle between b and t is 90 degrees. So this is equal to b prime dot t plus t prime dot b is equal to 0. Now b prime dot t is equal to minus t prime dot b. Now what is t prime? हमने अभी calculate किया. What is t prime? This is equal to k n dot b. So b prime dot t is equal to
minus k n dot b. So k is constant, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, minus k n dot b, b prime dot t. So what is n dot b? Angle between n and b is 90 degrees, so it is 0, and so b prime dot t is equal to 0. So we have second value, b prime dot t is 0, so this is equal to 0. So we can write down b prime as b prime dot n into n. So क्या किया हमने, बाइनॉर्मल वेक्टर लिया, उसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था, और डेरिवेटिव हमने कैसे कैलकुलेट किया, उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए इन द डायरेक्शन ऑफ t and n b, और t का कंपोनेंट b प्राइम डॉट t है, वो हमने कैलकुलेट किया, इट इज 0. उसके बाद b का कंपोनेंट b प्राइम डॉट b है, वो हमने डिराइव किया, 0 है. सिमिलरली इस कंपोनेंट को हमने नहीं कैलकुलेट किया. बेसिकली दिस इज माइनस द टॉर्शन ऑफ द कर्व. So we define torsion of the curve. So let me remind. अभी हमने बीटा प्राइम को लिखा है in terms of t, n and b. t का कंपोनेंट 0 है, b का कंपोनेंट 0 है, और n का कंपोनेंट नॉन 0. So I can write it down as minus beta prime dot n and minus sign again. Now this quantity minus beta prime dot n is called the torsion of the curve. So what is torsion? Torsion is a function tau from I to r such that b prime is equal to minus tau n, or what is tau then? This is equal to minus b prime dot n. ये हमने अभी कैलकुलेट किया. And this quantity tau is called torsion of the curve. Let's see कि ये टॉर्शन क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहा है प्रैक्टिकली. अगर कोई सी भी कर्व गिवन है, लेट्स से ये कर्व गिवन है, और लेट्स से ये एक ऐसी क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, या एक ऐसे पार्टिकल की पोजीशन को मेजर कर रहा है कि जो कि ट्विस्ट कर रहा है. सो लेट्स से इट इज़ मूविंग. ये पहले डाउनवर्ड था ब्लू लाइन, उसके बाद ब्लू लाइन ऊपर आ रही है, और उसके बाद ब्लू लाइन बिल्कुल वाज़े हो गई है. सो देयर इज ए ट्विस्ट इन द कर्व. सो दिस टॉर्शन बेसिकली मेजर्स द ट्विस्ट इन द कर्व. सो टॉर्शन मेजर्स द ट्विस्ट इन द कर्व. क्योंकि इस पॉइंट पे आपके पास जो टेंजेंट वो इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल इस डायरेक्शन में, बाय नॉर्मल इस डायरेक्शन में. सिमिलरली जैसे जैसे ये कर्व मूव हो रही है, इनकी डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं. लेकिन हाउ टू चेक कि ये जो कर्व में ये पहले ब्लू लाइन ऊपर थी, उसके बाद ये नीचे चली गई है. सो देयर इज ए ट्विस्ट इन द कर्व. जो कर्व है वो ट्विस्ट हो रही है. इस चीज़ को कैसे मेजर करेंगे? ये आप टॉर्शन से मेजर करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेने फार्मूलाज. सो व्हाट आर फ्रेने फार्मूलाज? डेरिवेटिव ऑफ टी प्राइम इज के एन, डेरिवेटिव ऑफ एन प्राइम इज माइनस कैपा टी प्लस टाउ बी, एंड डेरिवेटिव ऑफ बी प्राइम इज माइनस टाउ एन. और इसको आप सिंपल वे में भी लिख सकते हैं यूजिंग ए मैट्रिक्स. सो इस मैट्रिक्स को अगर आप याद रख लें तो आपके पास ये तीनों के तीनों फार्मूलेज इजीली याद हो सकते हैं. सो व्हाट इज द मैट्रिक्स? 0 कैपा 0 माइनस कैपा 0 टाउ 0 माइनस टाउ 0. अगर आप ऑब्जर्व करें तो डायगोनल में सब 0 है. उसके बाद अगर यहाँ पे k लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस k है. अगर यहाँ पे टाउ लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस टाउ है. और वंस अगेन जो कॉर्नर की
क्वांटिटीज हैं वो 0 हैं. सो अगर ये कोई मैट्रिक्स A है तो A इज इक्वल टू माइनस A है, माइनस A ट्रांसपोज. So what is T prime, N prime, B prime? This is just equal to this matrix multiplied by T, N and B. So you can see कि T, N और B और T, N और B इनमें ऑर्डरिंग चेंज नहीं हुई. So for example अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरे पास? पहली रो में मेरे पास 0 into T plus K into N plus 0 into B. So this is kappa N, which is equal to T prime. Similarly, what is the second row? This is equal to minus kappa T plus 0 N plus tau B. This is the normal, the derivative of the normal. And similarly, what is beta prime? This is just equal to minus tau N. So ये जो मैट्रिक्स है अगर आप इसको याद रख लें तो फ्रेने फार्मूलाज आपको इजीली याद रहेंगे. हाउ टू प्रूव दीज फार्मूलाज? सबसे पहली बात तो यह है कि n इज इक्वल टू टी प्राइम ओवर कैपा. सो विच इम्प्लाइज टी प्राइम इज इक्वल टू कैपा n. सो जो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है ये प्रूव्ड है. सेकेंड क्वांटिटी हमने ऑलरेडी प्रूव की हुई है. बीटा प्राइम इज इक्वल टू b prime dot n into n. So this is equal to minus into minus b prime dot n, and this quantity which is inside is basically torsion. So b prime is equal to minus tau n. So this is also proved. Now the middle quantity. So once again using the same strategy, n prime is a vector with the initial point alpha of t, and so we should be able to write it down as a combination of the frame field. And how to calculate the coefficients? Coefficients हम calculate कर सकते हैं using this dot product. So let's calculate what is n prime dot n. So norm of n is equal to 1, so this implies no n dot n is equal to 1, and so this implies if we differentiate both sides then this is equal to n dot n prime dot n prime dot n is equal to 0. So this implies 2 into n dot n prime is equal to 0, and this implies n dot n prime, which is the same as n prime dot n, is equal to 0. So this is the answer to first expression. This is equal to 0. Similarly, we can calculate what is n prime dot t. So let's calculate n prime dot t. So we know that n dot t is equal to 0 because the angle between the normal and tangent vector is 90 degrees. So the dot product is 0. If we differentiate both sides, this becomes n prime dot t plus n dot t prime equal to 0. Now what is n prime dot t is equal to minus n dot t prime. Now what is t prime? T prime is equal to kn. So this becomes minus n dot kappa n, which is equal to minus kappa n dot n. And so what is n dot n? This is equal to 1. So n prime dot t is equal to minus kappa. So this is the second quantity that we wanted to calculate it. So what is n prime dot t? This is equal to minus k or minus kappa. Third, let's calculate what is n dot p. So once again, angle between n and b is 90 degrees. So if we differentiate both sides, n prime dot b plus n dot b prime is equal to 0. And so n prime dot b is equal to
माइनस n डॉट बी प्राइम. एंड व्हाट इज बी प्राइम? ये हमने यहाँ प्रूव किया दैट दिस इज इक्वल टू माइनस टाउ n. सो इस माइनस को और इस स्क्वेलर को बाहर ले आए, माइनस टाउ इंटू माइनस n dot n. So this is equal to tau and n dot n is 1. So n prime dot b is equal to tau. So we have calculated third and last quantity. N prime dot b is equal to tau. So if we put n prime dot b is equal to tau, then we get the formula that this is equal to minus kappa t. So this is minus kappa, this is t, प्लस 0 इंटू n, सो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, प्लस टाउ इंटू बी, प्लस टाउ इंटू बी. सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग वी वांटेड टू प्रूव. एंड दीज थ्री फार्मूलाज आर कॉल्ड Frenet formulas, and we can use these formulas to calculate torsion and curvature, unit tangent vector, unit normal vector, and unit binormal vector. So let's consider this example of helix. So in this case आपके पास जो बीटा है वो यूनिट स्पीड कर्व है, और हाउ टू कैलकुलेट द टेंजेंट विच इज जस्ट इक्वल टू बीटा प्राइम. दिस इज इक्वल टू माइनस ए ओवर सी साइन एस ओवर सी, ए ओवर सी कोसाइन एस ओवर सी, एंड बी ओवर सी. And if we want to calculate normal and curvature, we want to calculate the rate of change of tangent. So this becomes minus a over c square cosine s over c, and minus a over c square sine s over c, and the derivative of b over c is 0 because b is constant and c is constant. So what is curvature? Kappa is equal to norm of t prime, which is equal to a square over c raised to power 4 cosine square s over c, plus a square over c raised to power 4 sine square s over c, plus 0. And this becomes a square over c raised to power 4 cosine square s over c plus sine square s over c. And since cosine square of any angle plus sine square of that angle is 1, so this is equal to a square over c raised to power 4, which is equal to a over c square. And since c is equal to square root of a square plus b square, so curvature is equal to a over a square plus b square. So now we know that t prime जो अभी हमने Frenet formulas derive किए थे, this is equal to kn. So from here we can say that what is n? N is equal to t prime over the curvature. And what is t prime? It is given over here. So normal becomes a minus a over c square divided by a over a square plus b square cosine s over c, and minus a over c divided by a over a square plus b square sine s over c and 0. So a और a cancel out हो गए. So this becomes a square over b plus b square over c square cosine s over c, and a square plus b square divided by c square sine s over c and 0. And this is equal to, because c square is equal to a square plus b square,
so this cancels out, and so we have, so there was a negative sign over here as well and over here as well. So this is equal to minus cosine s over c minus sine s over c 0. So this is the normal vector to this helix at any point S. And next we define binormal vector. So we know what is normal vector and we know what is tangent vector, so we can calculate the binormal vector. And so as a matter of fact, binormal vector is the cross product of t and n, and in this case t is equal to minus a over c sine s over c and a over c cosine s over c and b over c. And similarly, normal vector is given as minus cosine s over c minus sine s over c and 0. So how to take the cross product of t and n? So the cross product of t and n is equal to u1 u2 u3, so minus a over c sine s over c, a over c cosine s over c and b over c, and the components of n are minus cosine s over c minus sine s over c and 0. So if you calculate this, then you will get b over c sine s over c minus b over c cosine s over c and a over c. So this is the binormal vector, which is the cross product of t and n. Now what is b prime? So b prime can be calculated to be b over c square cosine s over c, b over c square sine s over c and 0, because a over c is constant. So this is b prime. Now using the formula that b prime is equal to minus tau n, so this is one of the Frenet formulas, and using this Frenet formulas we can calculate the torsion. If we compare this b prime and n, then we can see that what is the value of tau? Tau is equal to b over c square, क्योंकि अगर मैं tau को b over c square लूँ और उसको मैं माइनस के साथ n से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास b prime आएगा. So this is the value of the torsion. Okay, so we have calculated unit tangent vector, unit normal vector, unit binormal vector, and then since we wanted to calculate the curvature and torsion as well, so we calculated curvature to be norm of t prime, and in order to calculate the torsion we calculated b prime, and then we use Frenet formula minus tau n, b prime is equal to minus tau n, to calculate the torsion. So we calculated these 5 quantities about the geometry of this curve, which is helix in this case. So what we have learned today, आज का जो मेन एम था हमारा, हमने मैथमेटिकल क्वांटिटीज डिफाइन करनी थी जो कि कर्व की ज्योमेट्री को हमें मैथमेटिकली बताए. सो इसके लिए हमने पहले यूनिट टेंजेंट वेक्टर डिफाइन किया, उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर मैं टेंजेंट की डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज निकाल लूँ, क्योंकि जो टेंजेंट है वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, और लेकिन अगर मैं उसकी डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालूँ तो मेरे पास कर्व का कर्वेचर आ जाएगा. इससे हमने कर्वेचर वेक्टर फील्ड डिफाइन किया,
और अगर मैं उसका नॉर्म ले लूँ तो मेरे पास कर्वेचर आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने नॉर्मल और बायनॉर्मल वेक्टर डिफाइन किए, और उसके बाद हमने कहा कि ये जो टेंजेंट, बायनॉर्मल और नॉर्मल वेक्टर्स हैं, ये बेसिकली कर्व की ज्योमेट्री की तमाम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, और इसलिए दीज आर इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट ऑफ फ्रेम एट ए पॉइंट, क्योंकि तमाम के तमाम यूनिट वेक्टर्स हैं और तमाम के तमाम म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, एंड दीज रिकॉर्ड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द कर्व। कर्व की कर्वेचर क्या होगा, कर्व का टॉर्शन क्या होगा, और कर्व किस डायरेक्शन में बेंड करेगी और किस डायरेक्शन में बेंड नहीं करेगी। उसके बाद हमने देखा फ्रेने फार्मूलाज को। फ्रेने फार्मूलाज क्या है, इनको याद रखने के लिए एक मैट्रिक्स देखा हमने। अगर वो मैट्रिक्स याद रख लें आप तो आपको फ्रेने फार्मूलाज इजीली याद रहेंगे। इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेने फ्रेम फील्ड को। और उसके बाद हमने एक एग्जांपल की यूनिट स्पीड हेलिक्स की। उस केस में हमने देखा कि हाउ वी कैन यूज द फ्रेने फार्मूलाज एंड other definitions of tangent, normal and binormal vector to calculate the geometry of the curve. In other words, what is the curvature of the curve, what is torsion of the curve, what is the frame at that point, what is that important frame called the Frene frame at that point, which contains the information about the geometry of the curve. Next lecture में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फ्रेने फार्मूलाज को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और ये कैसे हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ द कर्व। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।